तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे देश समेत पूरी दुनिया की एक सच्चाई है। भले ही आपको ये बातें बड़ी मोटिवेशनल टाइप लगे, भले ही लगे कि आपको ये बातें तो हर कोई बोलता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो चीज़ जो आदमी बनाता है जरूरी नहीं कि उसका इस्तेमाल वो कर पाए। जैसे कोई सोने की फैक्ट्री में काम करता है तो जरूरी नहीं कि उसकी पत्नी सोना पहनती ही हो। कोई हीरे की फैक्ट्री में काम करे तो जरूरी नहीं कि उसके घर में किसी के पास हीरे की अंगूठी हो। कोई लग्जरी कार के शोरूम में काम करे तो जरूरी नहीं कि वो लग्जरी कार से ही आता हो। ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो ऑटो से ही आएगा। ऐसे लोगों का काम भी बड़ा सस्ता माना जाता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी बड़ी सस्ती मानी जाती है। मतलब लाखों करोड़ों अरबों के सामान इनके हाथों में होते हैं, लेकिन इनकी औकात बस छूने की होती है, उसको अपनाने की नहीं। इनको महज मजदूर, कमज़ोर, गरीब और एहसान के तौर पे देखा जाता है कि हमने इनको नौकरी दी तो हमने बड़ा एहसान किया। लेकिन असल में यह सच्चाई है कि हमारे पास जो भी लग्जरी चीज़ें हैं वो किसी न किसी की मेहनत, पसीने और खून की कमाई है। अब खून क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। आपको याद होगा हमारे देश में पिछले साल उत्तराखंड में एक माइन में अचानक से कुछ गड़बड़ी होने की वजह से कुछ मजदूर फंस गए थे। उनको निकालने की तमाम कोशिशें हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके एक तरीका फेल होता गया। कभी ड्रिल मशीन अटक जाए, कभी कुछ और हो जाए, कभी कुछ और हो जाए। लोगों की सांसें चढ़ी हुई थी, लोग घबरा रहे थे, लोग डर रहे थे। मन में एक सवाल था कि पता नहीं हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस समय जो गहराई थी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, लेकिन शायद 1700 फीट की गहराई थी। उसके बाद भी लगभग 15-16 दिन लग गए थे। फिर बहुत प्राचीन तरीके का उपयोग किया गया, राइट माइनिंग का उपयोग किया गया। उसके बाद जैसे तैसे करके उन लोगों को बाहर निकाला गया। बात साल 2024 की थी। तमाम टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। देश दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर गड़ी हुई थी। लोग अपने तरीके से सुझाव, सलाह, मशवरा सब दे रहे थे। फिर भी 17 दिन लग गया। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे गहराई जस्ट डबल हो, साथ ही वक्त लगभग 14 साल पहले का हो, और लोगों की जो तादाद हो वो भी ज़्यादा हो, जो क्लाइमेट सिचुएशन हो वो भी बहुत गड़बड़ हो, तो ऐसे हाल में क्या होगा। आज ऐसी एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिस कहानी में कुछ मजदूर 3300 फीट की गहराई पे फंस जाते हैं। 33 लोग थे, उनको बचाने के लिए तमाम कोशिशें हुई, चांस 1% था। उसके बाद इस पूरे मामले में नासा खुद कूदता है। फिर जाके जैसे तैसे इन लोगों को बाहर निकाला जाता है। और जब बाहर निकाला जाता है उस टाइम पे, साल 2010 की बात कर रहा हूँ, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तमाम चीज़ें इतनी नहीं थी, यूट्यूब पे लोग इतना वीडियोस नहीं देखते थे, बिलियंस में लोग लाइव देख रहे थे। ये कहानी चिली की है। चिली में एक माइन है, सैन जोस माइन, और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिलेगी कि सैन जोस जो माइन है समुद्र से महज चंद किलोमीटर की दूरी पे है। इसी माइन में 15 अगस्त साल 2010 की बात है, 33 मजदूर लगभग 3300-3400 फीट की गहराई पे काम कर रहे थे। काम करने के दौरान उनको काफ़ी सुविधाएं दी गई थी वहाँ की सरकार द्वारा, चूँकि ये गोल्ड माइन थी और चिली की जो पूरी इकोनॉमी है लगभग गोल्ड के ही इर्द गिर्द घूमती है। इस वजह से ये गोल्ड में काम करते थे, उसको निकालते थे, तो सरकार के मेन सोर्सेज में से एक था। तो काफ़ी सुविधाएं दी गई थी। जैसे उस माइन के अंदर छोटे छोटे केबिन बनाए गए थे कि इन केस अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो एक केबिन होगा जिसमें 7-8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था होगी, साथ ही उन लोगों के पास वहाँ पे कुर्सी, मेज, बेड, सोफ़ा होगा। 7-8 लोग आराम से रह सकते हैं कम से कम 1 हफ्ते तक। यानी 1 हफ्ते तक उनके पास दूध होगा, पानी होगा, ब्रेड होगा, सब कुछ होगा। ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर ख़राब ना हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि ये चीज़ें टाइम से रिप्लेस भी हो जाए। यानी अगर उपयोग में नहीं आया, 1 हफ्ते तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी, तो इसको फिर ये लोग खा लें, फिर दूसरा स्टॉक आए वहाँ पर रखा जाए। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। मजदूर काफ़ी मेहनत के साथ खुदाई करते थे। लेकिन इसी दौरान 5 अगस्त साल 2010 की बात है, उस माइन के अंदर ले जाने वाला जो रैंप था, जिसके माध्यम से ये तमाम लोग माइन के अंदर उतरते थे,
खुदाई करते थे, अचानक से वो टूट जाता है। कुछ जमीन में कंपन होता है और वो टूट जाता है। अब जैसे ही वो टूट गया, मजदूर ये बात सुनते हैं। सुनने के बाद उनके दिमाग में दो चीज़ें थी कि पहला कि हमारे पास 7-8-10 दिन तक का आराम से खाना है। हालांकि 1 हफ्ते का खाना है, लेकिन अगर हम उसको इत्मीनान से खाएंगे, थोड़ा सा बचा के खाएंगे, तो 10 दिन तक इसको हम चला लेंगे। और दूसरा कि रैंप टूटा है तो रैंप टूटने के बाद हफ्ते भर में इसको रिप्लेस कर लिया जाएगा, प्रयास 1-2-3 दिन में हो जाएगा। लेकिन मजदूर यहाँ गलत थे। रैंप के टूटने के बाद जैसे ही उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती, इसी दौरान मिट्टी का पूरा मलबा जो कि खोद के बाहर रखा गया था और अंदर की प्लेट, ये तमाम चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं और उस रैंप के ऊपर आके न जाने कितने मैट्रिक टन मिट्टी और मलबा गिर जाता है। यानी वो पूरा छेद पूरी तरह क्लोज हो गया। अब आप सोच के देखिए कि 3300 फीट की गहराई, उसके अंदर 33 मजदूर और निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऑक्सीजन का सोर्स भी अब लिमिटेड, क्योंकि उस पूरे माइन के अंदर जितनी ऑक्सीजन पहुंची थी, वही ऑक्सीजन अब इन लोगों को जिंदा रख सकती थी। जो कुछ खाना था वही जिंदा रख सकता था, बाकी ना ही कोई कम्युनिकेशन का माध्यम था। जो रास्ता था पूरी तरह बंद हो चुका था और कोई अल्टरनेट रास्ता था नहीं, तो निकले कैसे? बहरहाल ये बात जब बाहर के लोगों को पता चली तो फौरन हड़कंप मच गया। कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ मीडिया वाले पहुंचते हैं, कुछ एक्सपर्ट पहुंचते हैं और पूरी स्थिति को जब देखते हैं तो देखने के बाद एक चीज़ उन्होंने कहा कि अब बचने का, निकलने का जो चांस है महज 1% है और शायद उससे भी कम है, क्योंकि फिर से हमको उतनी ही गहराई तक ड्रिल करना होगा। ड्रिल करने का जो तरीका होगा उसमें न जाने कितनी मुसीबतें आएंगी। और अगर हम ड्रिल करेंगे तो चूंकि जो माइन तैयार की गई थी उसको तैयार करने में 6 से 7 महीने लग गए थे, तो दोबारा ड्रिल करके सेम माइन तैयार करने में, सेम गड्ढा तैयार करने में 6 से 7 महीने लगेंगे। इतने दिन तक जो ऑक्सीजन उसके अंदर है, जो खाना है, हड्डियां बचे तो बचे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। अब 1% चांस। सरकार ने कहा चलो कुछ करते हैं भाई। उन्होंने एक कंपनी को आदेश दिया कि आप बस कुछ इंच गहरा गड्ढा खोद दीजिए, यानी एक छोटी सी बोरिंग कर दीजिए। कंपनी जुट गई, बोरिंग करना शुरू। लोग उम्मीद हार चुके थे कि शायद बचेंगे या नहीं बचेंगे। इस वजह से मीडिया को भी कहा गया कि इस कबर को थोड़ा सा दूर रखना, ज़्यादा कवर मत करना। अलग अलग मुद्दे उठाए गए, इस मुद्दे को दबाया गया, चूंकि सरकार का काम था ये। 17 दिन तक लगातार एक बोरिंग होती रही, क्योंकि बीच में कुछ चट्टान भी आई, कुछ और दिक्कतें आई। बोरिंग होते होते 17 दिन बाद फाइनली उतनी गहराई में एक पतली सी पाइप पहुंचती है। पहली बार पतली सी पाइप पहुंची और इत्तेफाक देखिए कि जिस जगह ये चेंबर बनाया गया था कि यहां पे लोग बैठ सकते हैं, ये पाइप वहीं पहुंची। जैसे ही पाइप पहुंचती है, कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंदर से कोई बात नहीं करता। लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि 17 दिन के हिसाब से खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था। तो ऐसे हाल में लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ दुर्घटना हो गई। मन मार के लोग वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान अंदर से एक लेटर को पकड़ाया जाता है। उस लेटर पे लिखा था कि हम ठीक हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार हमें बचा लेगी। अब पहली बार 17 दिन बाद अंदर से एक लेटर आया और ये लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो गया उस टाइम पे। अब ये मार्मिक अपील जो थी कि हम ठीक तो हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमें बचा लेगी, इससे लोगों का ध्यान उस पूरी घटना की तरफ इस कदर खींचा कि देखो लोग अंदर फंसे हैं, कितनी उम्मीद है उनको सरकार और लोगों से कि उनको बचाया जाएगा। अब पूरा मामला जोर शोरों के साथ पूरी चिली की जो मीडिया थी, जो इंटरनेशनल मीडिया थी, इस इलाके पे अपना कैमरा लेके पहुंच जाती है और हर घंटे हर मिनट का कवरेज देने लगती है कि अब ये हुआ, अब ये हुआ। अभी बात जब सरकार देखती है कि भाई मामला गंभीर तो होता जा रहा, सरकार ने भी कहा कि अब कुछ करते हैं। सरकार अपने देश के तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाती है। बुलाने के बाद उनसे कहती है कि आप कुछ कीजिए। एक्सपर्ट 3 टीम में बंटते हैं, तीनों टीम अपनी अपनी राय देते हैं।
पहली टीम ये कहती है कि जिस हिसाब से हमने बोरिंग की है उसी हिसाब से हम एक दूसरी बोरिंग कर लें, थोड़ी सी और चौड़ी। दूसरी टीम ये कहती है कि हम ऐसी बोरिंग करें कि ऊपर से तो पतला रहे लेकिन अंदर जाते जाते चौड़ा हो जाए, ताकि ऑक्सीजन जो है अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और तीसरा जस्ट उल्टा कि ऊपर से है चौड़ा करें, नीचे पतला करते चले जाएं, ताकि थोड़ी सी मशक्क़त के बाद हम नीचे का भी चौड़ा कर दें और ऐसे हाल में हम उनको बचा लें। अब ये बात सुनने में आपको बड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन इन तीनों बातों का अलग अलग मतलब था। चूँकि इस हिसाब से बोरिंग करना भी खतरनाक था, चूँकि एक पूरा गड्ढा था बीच में। इधर से बोरिंग करते हुए हैवी मशीनों के साथ वो आने के दौरान नीचे की मिट्टी अगर बैठ गई तब तो ये ऑन द स्पॉट मर जाएंगे, बचने का कोई चांस नहीं। तो बोरिंग भी ऐसी करनी थी जिससे लोगों को कुछ कैजुअलिटी ना हो, जो माइन है वो बैठे ना। और अब इससे बड़ा सवाल था कि इन लोगों को खाना क्या दिया जाए और कैसे खिलाया जाए। इसी बीच कुछ लोगों ने कहा कि पहले हम एक कैमरा भेजते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपनी स्टेटस को बताओ। इसके बाद 18 दिन बाद एक कैमरा पहुंचता है। जब कैमरा पहुंचता है उस कैमरे को वापस खींचा जाता है तो इसमें 5 से 6 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड था, उसको प्ले किया जाता है। उस वीडियो में जो कुछ था उसको देखने के बाद चाहे जितना कठोर दिल इंसान हो, सबकी आंखें भर गई थी। क्योंकि सबके दिमाग में एक सवाल था कि भाई खाना तो 7 दिन का था, पानी भी 7 दिन का, 18 दिन गुजर गए तो इन्होंने अपने आप को संभाला कैसे और ये जिंदा कैसे है। अब इसके बारे में लोगों का जो कौतूहल था, अंदर की उस वीडियो ने उस कौतूहल को सॉल्व किया था, लेकिन जो कुछ उनके ऊपर गुजर रहा था वो बड़ा ही दुखदायी था। दरअसल अंदर जितने लोग मौजूद थे उनकी हालत ऐसी थी कि मानो वो पहचानने में नहीं आ रहे थे। उनका एक सुपरवाइजर था, उसने पूरी बात बताई। सुपरवाइजर ने कहा कि जब ये पूरा मामला हुआ, जब पूरा हादसा हुआ, हमको उम्मीद थी कि 3-4 दिन में हम बचा लिए जाएंगे, लेकिन मन में डाउट था कि अगर नहीं बचाए जाएंगे तो सुपरवाइजर ने अपने तमाम बाकी जो 32 साथी थे उनसे कहा कि देखो मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूं और इतने दिन तक तुमको मैंने सही गाइड किया है, तो अब जो गाइड करूंगा उसको भी मान लेना। बाकी मजदूरों ने पूछा क्या? तब उसने कहा कि यहां जो खाना है वो केवल 8 आदमी का है और हम 33 लोग हैं और 8 आदमी का खाना 7 दिन के लिए है। तो इस हिसाब से कहीं से भी ये खाना किसी भी इंसान के लिए पूरा नहीं है। तो अब जिसको मैं जितना खाना दूंगा उतना ही खाना उसको खाना होगा और यही मेरा आदेश है। बाकी लोग समझ नहीं पाते, फिर वो समझाता है कि अगर सरकार हमको बचाएगी भी तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो उतने दिन तक हमें में से किसी को मरना नहीं है, बस जैसे तैसे करके हमको जिंदा रहना है। फिर क्या? सुपरवाइजर ने सबको 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच पानी रोज दिया, केवल 1 चम्मच। बहरहाल इतना भी पूरा नहीं था। 8 लोगों के हिसाब से जो दूध था उसको जब 33 लोगों में बांटा गया 1 चम्मच, तो भी सुपरवाइजर ने कहा कि 4 दिन से हमने कुछ ना खाया है ना पिया है, हमारा दूध और हमारा पानी खत्म है। सोचिए, अब सबसे पहला सवाल था कि इनको खाना पानी कैसे दिया जाए, क्योंकि मन में एक दिक्कत थी कि अगर अचानक से इनको खाना मिला और इन्होंने 7-8 दिन से कुछ खाया नहीं है तो ये ज़्यादा खा लेंगे और ऐसे हाल में भी ये मर सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? तब पहली बार चिली की जो सरकार है वो नासा से कांटेक्ट करती है। इस पूरे मामले में नासा कूदता है। कूदने के बाद नासा एक कैप्सूल देता है और कहता है कि इसको पानी में घोर के 1-1 पैकेट सबको दिया जाए, उससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन किसी को ऐसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा खा ले। फिर क्या? उसको घोल के पहली बार दिया गया। 33 के 33 लोग पहली बार कुछ ऐसा खाते हैं जिससे उनके शरीर में ताकत आती है और फिर टाइम टू टाइम यही चीज़ें दी जाने लगी। लेकिन अब बड़ा सवाल था कि चलो खाना पानी तो पहुंचा दिया, अब इनको बाहर कैसे लाया जाए। तब नासा को फिर से बुलाया जाता है। नासा अपने एक्सपर्ट की टीम लेके आता है, कुछ और एक्सपर्ट आते हैं। अब ये दोनों एक्सपर्ट अलग अलग बात बोलते हैं। पहली जो नॉर्मल एक्सपर्ट की टीम थी, जो नासा से नहीं थी, उसका कहना था कि हम ऐसी मशीन तो बना लेंगे लेकिन हमको 90 दिन लगेगा। नासा को भी टटोला गया। नासा ने कहा कि हम कुछ बनाएंगे
एक ऐसा कैप्सूल बनाएंगे, चूंकि एक दिक्कत है कि अगर हम इनको लाने के लिए अपना कैप्सूल नीचे भेजें, कैप्सूल गया नीचे, लाने के दौरान ये कैप्सूल रास्ते में अटक गया, फंस गया, कुछ भी हो गया, तो ऑन द स्पॉट आदमी मर जाएगा, चूंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। तो एक ऐसा कैप्सूल भी बनाना था जिस कैप्सूल में आदमी जाए और रास्ते में कोई दिक्कत हो, तो ऐसे हाल में फिर ऑक्सीजन वगैरह उसको मिलती रहे। नासा ने मेहनत की, मशक्क़त की, तमाम टेक्नोलॉजी लगाई, तमाम दिमाग लगाए और फाइनली अपना एक कैप्सूल बना के तैयार किया। फिर ड्रिल किया गया। ड्रिल करने के बाद जैसे तैसे करके 65 दिन गुजरने के बाद पूरा ड्रिल क्लियर हो गया। फिर इस कैप्सूल को उतारने की बारी थी। तमाम केबल्स को जोड़ के, तमाम ऑक्सीजन की सप्लाई को जोड़ के, जैसे तैसे करके नासा ने अपना कैप्सूल 69 डेज के बाद नीचे पहुंचाया। 69 डेज के बाद वो कैप्सूल पहली बार नीचे पहुंचता है। मजदूरों में भी क्या गजब का कम्युनिकेशन था। ऐसे हाल में लोग जिद कर लेते हैं कि पहले मैं, लेकिन सुपरवाइजर ने जिसको पहले भेजा वही पहली बार कैप्सूल में बैठा। 70 दिनों तक ये उसी माइन में फंसने के बावजूद भी पूरे डिसिप्लिन के साथ उस कैप्सूल में बैठता है। एक मजदूर ऊपर लाया जाता है। जब वो मजदूर पहली बार ऊपर आता है, कैप्सूल का दरवाज़ा खुलता है, मजदूर बाहर आता है। जब लोग देखते हैं तो देखने के बाद खुश भी थे, हैरान भी थे, दुखी भी थे, परेशान भी थे, क्योंकि उस मजदूर की जो हालत थी, जिस हिसाब से केवल वो कंकाल और ढांचा बचा था, लोग अंदाज लगा सकते थे कि आखिर उस मजदूर के ऊपर क्या गुजरी होगी। एक एक करके 33 के 33 मजदूरों को बाहर लगाया जाता है। उसके बाद पूरे देश में इस घटना को लाइव दिखाया जाता है। पूरी दुनिया में अलग अलग चैनल लाइव दिखाते हैं और उस टाइम पे कई बिलियन ऐसे लोग थे जो अलग अलग टेलीविज़न पे, अलग अलग न्यूज़ चैनल पे लाइव देख रहे थे उस टाइम पे। तो अब सोच के देखिए कि इतनी हृदय विदारक घटना थी। आज भी हमारे देश समेत पूरी दुनिया में ये होता है कि जो लोग हमारे लिए इतनी गहराई में जाके काम करते हैं, इतनी गहराई में जाके हमारे लिए चीज़ों को लाते हैं, आज भी उनको कुछ खास सहूलियत नहीं मिलती। सोचिए 8 दिन का खाना था। शुरुआत में सरकार ने भी सोचा कि बचाएं कि ना बचाएं, चांसेस नहीं है। 17 दिन बाद फिर ठीक से कवायद शुरू हुई। नासा बीच में कूदा और नासा की रेपुटेशन दांव पे लग गई। इस वजह से शायद बच के ये लोग बाहर भी आए, नहीं तो फिर मामला वहीं रफा दफा हो जाता। खैर, किस्मत अच्छी थी, बेचारे मजदूर बाहर आ गए। आज इस घटना को टोटल देखा जाए तो 14.5 साल गुजर चुके हैं। कुछ ही महीनों में 15 साल हो जाएंगे। आज भी इस घटना को लोग जब याद करते हैं तो याद करने के बाद सिहर जाते हैं, क्योंकि ये घटना इतनी अजीब थी। लोगों ने उम्मीद खो दी थी। एक दिल में दर्द था कि अब शायद ये 33 लोग कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे, इनकी बॉडी भी कभी बाहर नहीं लाई जा सकेगी, ये वहीं दफन हो जाएंगे उसी सोने में जिस सोने को ये खोदते रहे, जिस सोने को कभी अपनाने की इनकी हिम्मत और ताकत और क्षमता नहीं हुई। दफन भी हो गए उसी सोने में, फिर भी ये सोना इनकी किसी काम का नहीं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।